प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर ने शिक्षा को मानवता की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति बताते हुए लिखा है, शिक्षा धन है मनुज हित, अक्षय और यथेष्ट, अन्य सभी संपत्तियां होती नहीं है श्रेष्ठ। शिक्षा की प्रधानता, उसकी जनजागृति एवं चिंतन की वजह से हमारा देश प्राचीन काल से विश्व गुरु माना जाता रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर में भी हम एक व्यापक और विस्तृत दृष्टिकोण के साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थी वर्तमान में उपलब्ध सभी वैज्ञानिक सुविधाओं का लाभ उठाकर बेहतर भविष्य का निर्माण करें और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने का आधार बने। मैं 10वीं तथा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की सफल कामना करता हूं। कश्मीर में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हमारी बच्ची अरुषा परवेज को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। अरुषा भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है और उसकी उपलब्धियां स्टूडेंट्स में नया आत्मविश्वास पैदा करेंगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। आवाम की आवाज़ की शुरुआत मैं बच्चों की आवाज़ से करना चाहूँगा। इसी शीर्षक से ओएसिस एनजीओ से शिबा नायर जी ने मुझे एक पत्र भेजा है। शिबा जी पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। उन्होंने लिखा है कि 2019 के बाद से ही स्कूल बंद हैं और कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे बिना क्लासरूम गए, अपने दोस्तों से बिना मिले आज कक्षा 9 में पहुंच गए। अपने 3 पेज के पत्र में उन्होंने कई अन्य राज्यों का हवाला भी दिया है, जहां कोरोना महामारी के केसेस में कमी आने के बाद पूरी एहतियात के साथ स्कूल खोलने की शुरुआत हो चुकी है। यह पत्र मुझे 26 जनवरी के बाद प्राप्त हुआ था और शिबा जी ने लिखा है कि प्रशासन का स्कूलों में कक्षाओं को फिर से शुरू करने का कदम गणतंत्र दिवस का उपहार साबित होगा। शिबा जी, सबसे पहले आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कोरोना के कारण स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने की वजह से छात्रों की पढ़ाई लिखाई और टीचर्स, पेरेंट्स तथा बच्चों के संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के कोर्सेस पूरा करने की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी कोशिश की है, लेकिन वह ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं है। दूसरी तरफ प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों का स्वास्थ्य भी है। इसलिए देश के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया था, तो हमने प्राथमिकता के आधार पर इस प्रक्रिया को पूरी किया और उसके बाद कॉलेज शुरू किए थे। 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए भी विशेष अभियान चलाकर हायर सेकेंडरी स्कूलों को शुरू करने का प्रबंध किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्कूल चल रहे थे और उन दिनों अखबारों में बच्चों के स्कूल जाने की छपी तस्वीरें एक सुखद अनुभव थीं। तीसरी लहर की शुरुआत में देश के अनेक राज्यों तथा जम्मू कश्मीर में भी बच्चे स्कूल तथा हॉस्टल में संक्रमित पाए गए थे। इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल फिर से बंद करना पड़ा था। 14 फरवरी को जम्मू संभाग के समर जोन के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर दिए गए। कश्मीर के स्कूल विंटर जोन इलाके में पड़ते हैं, जहां सर्दियों की वजह से छुट्टियां चल रही हैं और 28 फरवरी से वहां भी स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। 9वीं कक्षा के नीचे के बच्चों के लिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमने 2 शिफ्ट में स्कूल चलाने की व्यवस्था की है। कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी स्कूलों में बच्चों तथा शिक्षकों के बीच आपसी संवाद बढ़ाने के
हैप्पीनेस जोन बनाने की भी शुरुआत की गई है। इसके जरिए आने वाले दिनों में बच्चे अपनी दिक्कतों को शिक्षकों से साझा कर सकेंगे। शिवाजी, प्रशासन बच्चों की आवाज़, उनकी समस्याओं, उनके भविष्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भरोसा देता हूं कि भविष्य में भी उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए हम काम करेंगे। बारामूला से नवीद अहमद ने स्कूल तथा कॉलेज में एनसीसी एक्टिविटीज़ को और विस्तृत तथा व्यापक बनाने के लिए मुझे एक पत्र लिखा है। नवीद का कहना है कि ज़्यादातर स्कूलों में ट्रेनर्स की कमी की वजह से एनसीसी एक्टिविटीज़ का उतना विस्तार नहीं हो पाया है जितनी उम्मीद थी, और इसलिए गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए कुछ चुनिंदा स्कूलों के बच्चों को ही मौका मिल पाता है। उन्होंने आगे लिखा है कि स्कूल तथा कॉलेज मैनेजमेंट को ये निर्देश दिया जाए कि वह आर्मी तथा पुलिस के अधिकारियों को बच्चों से संवाद के लिए हर महीने बुलाएं ताकि वह उनसे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। नवीद, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले महीने 31 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेकर लौटे एनसीसी कैडेट से मैंने राजभवन में मुलाकात की थी। उस कार्यक्रम के दौरान मैंने एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल रंजन महाजन से आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर के शहरी तथा ग्रामीण स्कूलों में कैडेट्स की संख्या में वृद्धि हमारा प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। मैं मानता हूं कि एनसीसी का हर एक कैडेट सद्भावना और आत्मनिर्भरता का ब्रांड एम्बेसडर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने की प्रेरणा देने के साथ साथ युवा वर्ग की आवाज़ बनकर उन्हें उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जागरूक भी बनाता है। मैंने उस कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी निर्देश दिया था कि स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को एनसीसी में एनरोल करें, जिससे वो अखंड श्रम तथा अनुशासन वाले सेवामय जीवन को आत्मसात कर एनसीसी के बंधुत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों का समाज में प्रसार भी कर सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को पुलिस तथा केंद्रीय बलों की भर्ती परीक्षा में सर्टिफिकेट के आधार पर बोनस अंक देने का प्राविधान किया है। मैं समझता हूं इससे युवाओं को न सिर्फ एनसीसी में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि पुलिस फोर्स को भी प्रशिक्षित एवं अनुशासित युवाओं की सेवा मिल सकेगी। मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक विशेष इनरोलमेंट अभियान चलाने का निर्देश भविष्य में दूंगा। मैं आर्मी तथा पुलिस के अधिकारियों से भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करूंगा कि स्कूल तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बैठाकर महीने में 1-2 दिन बच्चों के साथ इंटरेक्शन के लिए निर्धारित करें, ताकि उनके मार्गदर्शन में हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर तथा देश के भविष्य के निर्माण के लिए पूरे समर्पण भाव से काम करें। बारामूला से ही उमैर हसन ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में फिलॉसफी सब्जेक्ट शुरू करने के बारे में एक पत्र भेजा है। उमैर लिखते हैं कि समाज में बहुत सी बुराइयों की एक वजह अपने महान पूर्वजों जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद, महात्मा बुद्ध, मौलाना आज़ाद, कबीर, वराह मिहिर, भास्कराचार्य, पाणिनि के बारे में जानकारी का न होना और उनके दर्शन को न समझना भी है। उनका कहना है कि अंडर ग्रेजुएट स्तर पर फिलॉसफी सब्जेक्ट कुछ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर विकल्प के अभाव में बच्चे तथा बच्चियों को या तो अन्य सब्जेक्ट्स लेना पड़ता है या फिर दूसरे राज्यों में एडमिशन के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए उमैर ने लिखा है कि शिक्षा का एक पहलू ज्ञान, प्रज्ञा तथा सत्य के विचारों पर शोध करते हुए भारतीय विचारधारा के नैतिक मूल्यों का प्रसार भी है। इसलिए कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी सब्जेक्ट युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। उमैर, सबसे पहले मैं इस पत्र के लिए तथा हमारे प्राचीन मनीषियों, महापुरुषों के दर्शन को लेकर
आपके विचारों की स्पष्टता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महर्षि अरविंद कहते थे कि हर एक व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, कुछ विशेषता है, और शिक्षा का यही कार्य है कि इसे खोज निकाला जाए, विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे महापुरुषों का दर्शन व्यक्ति को भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र से जुड़ी संकीर्णताओं से मुक्त करता है और युवा वर्ग को अधिक स्वस्थ चेतना वाला जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी करता है। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो व्यक्ति को मुक्त करती है। दरअसल ऋषियों की प्रार्थना तमसो माँ ज्योतिर्गमय सही अर्थों में ज्ञान के प्रकाश की चाहत का ही दूसरा रूप है। फिलॉसफी युवा मन को संस्कृति के प्रति भी सचेत करती है और उस पर शोध का मार्ग प्रशस्त करती है। एक छोटी सी कहानी है। पुराने जमाने में एक युवक को उसकी प्रतिभा के लिए वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजा ने उससे कहा कि जो भी पद या पैसा तुम्हें चाहिए वह मांग लो। उस नौजवान ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, बस मुझे सत्य चाहिए। राजा ने कहा कि मैं अपना सारा राज्य दे सकता हूँ, लेकिन सत्य का तो मुझे भी पता नहीं है, भला वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। फिर राजा ने उस नगर के सबसे बड़े संत को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि इस युवक को पुरस्कार में सत्य पाने की आकांक्षा है, लेकिन वह मेरे पास नहीं है। आप बड़े संत हैं, अगर हो सके तो इसे सत्य देकर मेरी जिम्मेदारियों से मुझे मुक्त कर दीजिए। और वह सन्यासी भी उस बात को सुनकर चुप हो गया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद उस सन्यासी ने कहा, शायद इस पृथ्वी पर सत्य अकेला ऐसा तत्व है जो दूसरा किसी को नहीं दे सकता। जिस दिन सत्य दिया जा सकेगा उस दिन सत्य सत्य नहीं रह जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है वह भी इंडिविजुअल चेतना तथा जिज्ञासा को विकसित करने पर बल देती है। नैतिक मूल्यों तथा साइंटिफिक ज्ञान के द्वारा संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालयों में नई नीतियों के जरिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसे सभी विषय जो स्टूडेंट्स में साहस, सामर्थ्य और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में विकास का इंजन बनने में मदद करते हैं, उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी को आपके सुझावों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। सांबा से राहुल कुमार ने महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने के बारे में सुझाव भेजा है। राहुल ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल लिटरेसी में जेंडर गैप कम करने के लिए प्रशासन को अन्य राज्यों की तरह एक समर्पित अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। गुजरात तथा मध्य प्रदेश का जिक्र करते हुए राहुल लिखते हैं, इस कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चलाया जाए और समाज कल्याण के कई कार्यक्रमों से इसे जोड़कर महिलाओं में जागरूकता भी पैदा की जा सकती है। राहुल, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं, खासकर महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लगभग हर जिले में हम कार्यक्रम चला रहे हैं और इस वर्ष 6.5 लाख लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं मानता हूं समावेशी विकास तथा सरकार के कार्यक्रमों और नागरिकों के बीच की खाई को पाटने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हमें इस टारगेट को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी गांवों को भी डिजिटल साक्षर बनाने का आह्वान किया है। उस संकल्प की सिद्धि के लिए 10 फरवरी को हमने डिजिटल जम्मू कश्मीर लॉन्च करने का निर्णय लिया था। आने वाले दिनों में इस कैंपेन के अंतर्गत डिजिटल सर्विसेज तथा डिजिटल साक्षरता की दिशा में प्रशासन निश्चित रूप से काम करेगा। राहुल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतरीन सुझाव भेजा है। मैं मानता हूं कि किसी भी सामाजिक अभियान में सक्षम वातावरण बनाने में पीपीपी मदद करती है और कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन में भी तेजी आती है। मैं सभी संबंधित विभागों को निर्देश दूंगा
कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट तथा गूगल जैसी कंपनियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़कर इस अभियान को अधिक सक्षम बनाया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए सांबा के ऋषु गुप्ता तथा बारामूला के मोहम्मद इकबाल ने मुझे पत्र लिखा है। ऋषु तथा इकबाल ने सुझाव दिया है कि जम्मू कश्मीर में एक स्पेशल ड्राइव चलाकर युवाओं को बैंकिंग, म्यूचुअल फंड की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे बौद्धिक संपदा के सर्जन के साथ साथ उन्हें कैरियर के लिए भी एक नई दिशा प्राप्त हो सके। इकबाल साहब ने ब्लॉक स्तर पर इस तरह के ट्रेनिंग कार्यक्रम का आह्वान किया है ताकि ग्रामीण इलाकों में लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अधिक जागरूक हो सकें। ऋषु और इकबाल, आप दोनों का इन महत्वपूर्ण सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियल लिटरेसी जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्राथमिकता है। युवाओं तथा महिलाओं की क्षमता को सही दिशा देने के लिए हमने नवंबर 2020 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था और बीएसई इंस्टीट्यूट के माध्यम से इच्छुक युवा, बच्चे और बच्चियों को बैंकिंग तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। बेसिक कोर्स के पश्चात युवाओं को डिजिटल मार्केटिंग स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। ये सच है कि कोरोना के कारण इसका व्याप जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इसके व्याप को काफ़ी बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के लिए भी उम्मीद कार्यक्रम के अंतर्गत हम फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास जम्मू कश्मीर के चतुर्दिक विकास की गारंटी है। मुझे पूर्णतः यकीन है कि उच्च तकनीकी कौशल और सामूहिक प्रयासों के बल पर हम जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने में सफल होंगे। इकबाल साहब के ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के सुझाव के लिए मैं हौसला कार्यक्रम की टीम तथा मिशन यूथ को अवश्य निर्देश दूंगा। उधमपुर से आदित्य संगोत्रा ने युवाओं को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के बारे में मुझे पत्र भेजा है। आदित्य लिखते हैं कि उचित डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए प्रोफेशनल तथा इंटरप्रेन्योरियल स्किल के साथ स्पोर्ट्स स्किल को भी एजुकेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। आदित्य ने सुझाव दिया है कि हर एक एजुकेशन जोन में ऐसे खेलों को सुनिश्चित किया जाए जो युवाओं के कैरियर में सहायक हों तथा यूटी को भी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बेहतरीन टैलेंट मिल सके। आदित्य, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत आभार। युवाओं में खेल संस्कृति विकसित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो युवाओं को स्पोर्ट्स को कैरियर की तरह अपनाने के लिए न सिर्फ सरकारी नौकरी का इंतजाम करेगा, बल्कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का नकद पुरस्कार भी देगा। इस नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में ब्लॉक स्तर तक प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें जिला, डिविजनल तथा जम्मू कश्मीर यूटी के लेवल तक खेलने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस पॉलिसी के द्वारा सामान्य खिलाड़ियों के साथ साथ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी पर्याप्त बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाएगा। स्कूल एवं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर जिला तथा यूटी स्तर पर पैरा गेम्स का आयोजन भी करेंगे। सभी एजुकेशन जोन में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से पूरे साल चलता रहे, इसके लिए मैं स्कूल एजुकेशन तथा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। श्रीनगर से प्रोफेसर गिर मोहम्मद ने युवाओं में बढ़ते ड्रग एब्यूज को लेकर पॉलिसी स्तर के कुछ सुझाव भेजे हैं। प्रोफेसर गिर मोहम्मद ने लिखा है कि ड्रग डी एडिक्शन के लिए प्रशासन को अलग अलग संबंधित विभागों के अधिकारियों को मिलाकर एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, जिससे ड्रग प्रिवेंशन से लेकर ट्रीटमेंट तक की प्रक्रिया बिल्कुल सीमलेस तरीके से चलती रहे। उन्होंने आगे लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पहले सभी जिलों में सर्वे किया जाए और एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाकर नशा मुक्ति अभियान के प्रोग्रेस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की जाए। प्रोफेसर गिर साहब, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ी सामाजिक समस्या है तो वह युवाओं में बढ़ता हुआ ड्रग एडिक्शन है।
पड़ोसी मुल्क के द्वारा एक साजिश के तहत भविष्य का निर्माण करने वाली हमारी युवा शक्ति को निष्क्रिय बनाने की नापाक कोशिश की जा रही है। मैंने कई अवसरों पर समाज के सभी वर्गों से ड्रग्स के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया है। पिछले एक साल में समाज कल्याण विभाग, मिशन यूथ, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कई स्तर पर कार्यक्रम भी शुरू किए गए। आपने टास्क फोर्स का जिक्र किया है, इसलिए मैं आपको तथा सभी नागरिकों को बताना चाहूँगा कि 9 फरवरी को हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिविजनल स्तर की ड्रग डी एडिक्शन तथा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें अधिकारियों तथा समाज के प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है। 12 फरवरी को जम्मू में एक नए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की आधारशिला भी मैंने रखी थी। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हमने 3 लाख युवा बच्चे, 2.5 लाख महिलाओं और 500 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं को भी जन जागरूकता अभियान से जोड़ा है। जम्मू कश्मीर के 10 संवेदनशील जिलों में एक्शन प्लान बनाकर हम समाज की सबसे बड़ी समस्या का मुकाबला करने के लिए अनवरत काम करेंगे। हमारा फोकस ड्रग यूजर्स की पहचान, उपचार एवं पुनर्वास तथा प्रिवेंशन है और इस रणनीति में पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज, अभिभावक, स्कूल, हेल्थ, समाज कार्य से जुड़ी संस्थाएं, अस्पताल, पुलिस, धार्मिक गुरु, लोकल बिजनेस कम्युनिटी और यूथ क्लब का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आपके सर्वे तथा ऑनलाइन डैशबोर्ड के सुझाव पर मैं समाज कल्याण विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने का अवश्य निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, युवा वर्ग राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और उनके अंदर की क्षमताओं को सही दिशा प्रदान करके हम एक मजबूत, समृद्ध तथा भविष्य की तरफ अग्रसर जम्मू कश्मीर के निर्माण में तेजी ला सकते हैं। आने वाले वर्षों में हम एक ऐसे युवा बल का निर्माण करना है जो उच्च कौशल संपन्न हो और विश्व भर में हो रहे बदलाव के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। अक्सर कहा जाता है कि हमारी समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रतिबद्धता है। सभी के सहयोग से प्रशासन नशे के दलदल में फंसे युवा वर्ग को उनकी बुनियादी क्षमता की श्रेष्ठतम ऊंचाई वापस दिला पाने में कामयाब होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। रजौरी से विदुषी तथा नंदिनी शर्मा ने प्राथमिक स्कूलों से ही बच्चों के साइको सोशल देखभाल के लिए सुझाव भेजा है। उन्होंने लिखा है कि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से बच्चों में मानसिक समस्याएं स्पष्ट तौर पर देखी जा रही और अगर बचपन में ऐसी समस्या आ जाती है तो युवा अवस्था में उसका प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में अवरोधक बन सकता है। विदुषी और नंदिनी, मैं आप दोनों का इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। 15 फरवरी को जम्मू डिवीजन के लगभग 1000 स्कूलों में बच्चों के साइको सोशल सपोर्ट के लिए कार्यक्रम शुरू करके उनकी काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित काउंसलर्स का इंतजाम किया गया है। प्राइवेसी सुनिश्चित करके हर एक स्कूल में स्पेशल सेशन रूम बनाया गया है ताकि इनफॉर्मल वातावरण में सहजता के साथ बच्चों की समस्या सुनी जाए और उनका निदान किया जा सके। इसी तरह कश्मीर डिवीजन के सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन खत्म होने के पश्चात यह व्यवस्था की जाएगी। यह सच है कि ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लंबे समय तक बच्चे स्कूल तथा अपनी कक्षा से दूर थे और स्कूल खुलने के पश्चात दिनचर्या में सामंजस्य स्थापित करने में तथा आत्मविश्वास के साथ ऑफलाइन शैक्षणिक कार्यों में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए यूटी प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अभियान चला रहा है। कुलगाम से जहूर अंद्राबी ने अहरबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए मुझे एक पत्र भेजा है। जहूर साहब ने लिखा है कि कश्मीर घाटी के नियाग्रा वाटरफॉल माने जाने वाले अहरबल में विंटर तथा समर्स में अनेक फेस्टिवल्स शुरू करके इस खूबसूरत जगह को गुलमर्ग, पहलगाम तथा सोनमर्ग की तरह टूरिस्टों के लिए फेमस डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध स्थलों पर होने वाली टूरिज्म एक्टिविटीज़ को अहरबल में भी शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। जहूर साहब,
आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले वर्ष मैंने टूरिज्म विभाग को 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन प्रमोट करने का निर्देश दिया था। उस लिस्ट में अहरबल को भी जोड़ा गया है तथा पिछले वर्ष नवंबर में अहरबल का पहला फेस्टिवल आयोजित किया गया था। वहाँ हमने कई सारे इवेंट जैसे साइकिलिंग और ट्रैकिंग शुरू कर दी है। पिछले साल ही अहरबल वाटरफॉल के पास पुरातन जीवाश्म के अवशेष भी मिले हैं और पुरातत्व विभाग उस पर शोध कर रहा है। यह सच है कि पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अहरबल को और ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस पर व्यापक रणनीति बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। अखनूर के रहने वाले लव खजूरिया ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू कश्मीर के सेना के जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा का स्वागत करते हुए एक पत्र लिखा है। उन्होंने कुछ अन्य सुझाव भी भेजे हैं। लव ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद परिवारों को कैंटीन सुविधा तथा वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर देनी चाहिए। उन्होंने एक आग्रह भी किया है कि मुझे यूटी के 1-2 पुलिस लाइन में जाना चाहिए और ग्राउंड पर ड्यूटी कर रहे जवानों से मिलना चाहिए, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। लॉ, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 7 सालों में पूरे देश में आर्मी, सुरक्षा बल तथा पुलिस के जवानों और उनके परिवार के वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर में भी अगस्त में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात हमने पुलिस के जवानों तथा अफसरों के वेलफेयर के लिए लगातार अनेक निर्णय किए हैं, जिससे दशकों के सीनियरिटी डिस्प्यूट को खत्म किया गया है, महिलाओं को 15% का आरक्षण दिया गया है तथा शहीदों के परिवारों के बेहतर देखभाल के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए। साल में कम से कम 4-5 कार्यक्रमों के माध्यम से मैं देश की रक्षा में जुटे जवानों से मिलता रहता हूँ। आपके पुलिस लाइन के विजिट के आग्रह को भी मैं स्वीकार करता हूँ और शीघ्र ही समय निकालकर उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में सांभा जिले के सम्मी मनियाल का भी जिक्र करना चाहूँगा, जो अपने हौसले और जज्बे से जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। 12वीं कक्षा तक पढ़े सम्मी कुछ दिनों पहले तक बेरोजगार थे, लेकिन अब बैम्बू क्राफ्ट को अपनाकर वह इंटरप्रेन्योर बन गए। आज वह बैम्बू के सुंदर सजावटी सामान के अलावा किफ़ायती फर्नीचर भी बना रहे हैं और सांबा के अलावा अन्य जिलों में भी एक बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। कठुआ जिले के किसान भाई सोनू सिंह अपने इलाके के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। सोनू सिंह ने इनोवेटिव तरीके से उच्च तकनीक तथा बीज अपनाकर पिंक तथा येलो रंग की गोभी उगाई है। यह बाजार में मिलने वाली ब्रोकली की तरह ही स्वादिष्ट तथा पोषक तत्वों से भरपूर है। हालांकि इसका बीज सामान्य गोभी से थोड़ा महंगा है, लेकिन बाजार में इस गोभी की कीमत सामान्य गोभी से 3 गुनी है। मैं सोनू सिंह को उनके इनोवेटिव तरीके और उद्यमशीलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, 16 तारीख को माघ पूर्णिमा के पावन दिन पर महान संत श्री गुरु रविदास जी की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई थी। गुरु जी ने जीवन का मूल मंत्र दिया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन पवित्र है तो वह ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहकर अपना कार्य करता है, तो उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। समतामूलक समाज की स्थापना के विजन के साथ गुरु जी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। आइए हम सब मिलकर आज यह संकल्प लें कि समता एवं सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करें जिसमें समाज के सभी वर्ग मिलकर इस खूबसूरत यूनियन टेरिटरी का भविष्य संवारने में अपना योगदान दे सकें। जय हिंद।